Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. So let's move with the part second of thrombosis. First part we have already discussed, and in second part we will discuss about the morphology of the thrombosis. Okay, thrombosis क्या है बेटा? thrombosis हमने पढ़ा था कि ये ब्लड क्लॉट है. ब्लड अगर खून जो है वो जम जाता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना. अगर खून की नाली के अंदर ही जम जाता है तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहेंगे. अगर आउटसाइड द ब्लड वेसल जमता है, जब कट शट लगता है या कोई और चीज़ होती है, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? उस वक्त हम उसको बोलेंगे ब्लड क्लॉट. ठीक हो गया. तो इसके साथ ही शुरू करते हैं हम. फिर हमने देखा कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं थ्रोम्बोसिस की, ठीक है ना. आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी जो है उसको देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. थ्रोम्बाई हैव ग्रॉसली या माइक्रोस्कोपिकली अपैरेंट लैमिनेशंस कॉल्ड द लाइन ऑफ ज़हन. ओके, तो जो थ्रोम्बाई होगा, अच्छा थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बाई में भी मैंने आपको फ़र्क बताया था. थ्रोम्बोसिस उस अमल को कहते हैं जिसमें ब्लड जो है वो खून की नालियों के अंदर जमकर क्लॉट बना देता है. उस अमल को या उस प्रोसेस को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं. जबकि जो थ्रोम्बोई है, थ्रोम्बोई जो है वो ब्लड क्लॉट है जो कि बजाते खुद खून की नाली में जो है वो जमता है. उस लोथड़े को या जमे हुए खून को जो हिस्सा होता है उसको हम थ्रोम्बोई कहते हैं, ठीक है ना. सो थ्रोम्बोई है ग्रॉसली माइक्रोस्कोपिकली अपैरेंट लैमिनेशंस कॉल्ड द लाइन ऑफ ज़हन. सो थ्रोम्बोई में वो कह रहा है कि जो थ्रोम्बोई होगा उसमें वाज़े तौर पे आपको मतलब कि आँख से भी और माइक्रोस्कोप से भी वाज़े आपको लाइनें जो हैं वो नज़र आएंगी, और उन लाइनों को हम लाइंस ऑफ ज़हन कहते हैं, ठीक है ना. अब लाइंस ऑफ ज़हन क्या हैं? लाइंस ऑफ ज़हन जो हैं वो पेल प्लेटलेट्स और फिब्रिन डिपॉजिट्स हैं, ठीक है ना. लाइन ऑफ ज़हन क्या हैं? विच आर पेल प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन डिपॉजिट्स अल्टरनेटिंग विद द डार्क रेड सेल लेयर्स. अब जैसे वो आपने मसल्स के अंदर पढ़ा था लाइट और डार्क बैंड, ठीक है ना, इसी तरह लाइंस ऑफ ज़हन भी जो है ये भी क्या है? ये लाइनें हैं, मतलब जो डिफरेंट लाइनें होंगी. एक जो है वो पेल प्लेटलेट और फिब्रिन डिपॉजिट से बनी होगी, और जो दूसरी लाइन होगी उसके साथ वाली वो डार्कर रेड सेल रिच लेयर होगी, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये है कि डार्कर रेड सेल रिच लेयर और पेल प्लेटलेट्स और फिब्रिन ये दोनों आपस में मिलकर जो है वो पीली और डार्क रेड कलर की जो है वो लाइनें बनाएंगी, जिनको हम लाइंस ऑफ ज़हन कहते हैं. तो ये आपको नज़र आएंगी माइक्रोस्कोपिकली भी और ग्रॉसली भी थ्रोम्बाई के ऊपर, ठीक है ना. सो सच लैमिनेशन सिग्निफाई दैट द थ्रोम्बस हैज फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग ब्लड, ठीक है ना. तो वो कहता है कि इस तरह की जो लाइनें हैं ये इस बात का सबूत देती हैं कि जो थ्रोम्बस है वो मतलब कि बहते हुए खून से बना है. बात को ज़रा समझें ये तीसरे पॉइंट को, क्योंकि नॉर्मली जो आपका क्लॉट बनेगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, उसमें लाइंस ऑफ ज़हन आपको नज़र नहीं आएंगी. लेकिन इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस या वो चलते हुए खून से जो खून की नाली के अंदर जो थ्रोम्बस बनेगा, जो क्लॉट बनेगा, उसके अंदर आपको लाइनें नज़र आएंगी. बात समझ गए आप? नॉर्मली ब्लड क्लॉट में आपको लाइंस ऑफ ज़हन नज़र नहीं आएंगी, लेकिन थ्रोम्बाई के अंदर नज़र आएंगी. लिहाजा वो कह रहा है कि जो थ्रोम्बाई हैं वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो फ्लोइंग ब्लड है उसी के अंदर ही बनेगी, ठीक है ना. बात समझ आ गई? चलें अगला पॉइंट देखते हैं. देयर प्रेजेंस डिस्टिंग्विश्ड एंटी मॉर्टम कहते हैं कबलज मर्ग, मतलब मौत से पहले उनकी मौजूदगी जो है वो कहता है कि हमें फ़र्क बताती है. एंटी मॉर्टम क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लैंड, ठीक है ना, ब्लैंड नॉन लैमिनेटेड, ठीक है ना, क्लॉट्स दैट अकर इन द पोस्टमार्टम. अब ये बात भी बड़ी अहम है बेटा. देखो, किसी शख्स के मरने से पहले और मरने के बाद, देखें फ़र्ज़ किया एक्सीडेंट हुआ किसी शख्स का. अब एक्सीडेंट में हो सकता है कि उसकी किसी नाली के अंदर जो है वो थ्रोम्बाई बन जाए, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाए. तो वो थ्रोम्बाई जो उसके मरने से पहले बनेगा उसमें तो लाइंस ऑफ ज़हन जो हैं वो आपको नज़र आएंगी. लेकिन अगर वो मर जाता है तो जाहिर बात है मरने के बाद भी तो खून उसका जम जाएगा ना. लेकिन मरे हुए खून के अंदर आपको
वो लाइनें नज़र नहीं आएंगी। बात समझ गए ना? तो इसलिए आप दोनों क्लॉट्स को मरने से पहले एंटीमार्टम और मरने के बाद पोस्टमार्टम वाली जो लाइंस ऑफ जहन्स हैं, इनको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि ये जो क्लॉट है ये मरीज़ का मौत से पहले बना हुआ है, जिसमें आपको लाइंस ऑफ जहन्स नज़र आएंगी एंटीमार्टम, और ये क्लॉट आपका जो है वो मौत के बाद बना हुआ है, जिसमें आपको लाइनें नज़र नहीं आएंगी पोस्टमार्टम। ठीक हो गया? तो ये कह रहा है कि इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये लाइनें। उसके बाद देखिए, थ्रोम्बाई अकरिंग इन द हार्ट चैम्बर्स और इन एओर्टिक ल्यूमन्स आर डिस्टिंग्विश्ड म्यूरल थ्रोम्बाई डिजाइन्ड एज म्यूरल थ्रोम्बाई। अब वो थ्रोम्बाई जो आपके दिल के खानों में बनेंगे हार्ट चैम्बर्स में, या एओर्टिक ल्यूमन्स में, एओर्टा जो है उसके ल्यूमन में अगर बन जाएंगे तो उसको फिर हम म्यूरल थ्रोम्बाई कहेंगे। क्या कहेंगे जी? म्यूरल थ्रोम्बाई। ठीक हो गया? उसके बाद देखिए, आर्टीरियल थ्रोम्बाई क्या है देखें जी, फिर वेनस थ्रोम्बाई को देखेंगे, फिर पोस्टमार्टम क्लॉट्स को देखेंगे। तो आर्टीरियल थ्रोम्बाई क्या है? आर्टीरियल थ्रोम्बाई आर फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूसिव। वो कहते हैं कि आर्टीरियल जो थ्रोम्बाई हैं वो आम तौर पे बहुत कम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना? द मोस्ट कॉमन साइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कोरोनरी। ठीक है ना? द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरतीब में हमने ये नाम लिखे हुए ना, इनमें अब जो चांसेस हैं आर्टीरियल थ्रोम्बाई के वो कम से कम होते जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा किस में होंगे? कोरोनरी में होंगे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, फिर सेरिब्रल के अंदर हो जाएंगे, फिर फीमोरल आर्टरी के अंदर हो जाएंगे। ठीक हो गया ना? तो इनमें जो सबसे ज़्यादा थ्रोम्बाई पाए जाते हैं वो कोरोनरी, सेरिब्रल और फीमोरल आर्टरीज के अंदर है। नेक्स्ट क्या है वो देखें जी, कह रहे हैं कि दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ। अब जो आर्टीरियल थ्रोम्बाई हैं वो कैसे होंगे जी? वो जो टिपिकली वो आपको फ्रेबाइल मैशवर्क ऑफ प्लेटलेट्स नज़र आएगा, मतलब कि प्लेटलेट्स के जो मैशवर्क्स हैं वो आपको नज़र आएंगे बहुत ही नरम नाजुक से, और फिब्रिन होगा, उसमें रेड सेल्स होंगे, और डीजनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो इनमें मौजूद हो सकते हैं। बात समझ आ गई? आर्टीरियल थ्रोम्बाई जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोरोनरी, सेरिब्रल और फीमोरल आर्टरीज के अंदर। होगा कैसे? हमें कैसे पता चलेगा ये आर्टीरियल थ्रोम्बाई है? तो आर्टीरियल थ्रोम्बाई की पहचान ये है कि वो बहुत नरम नाजुक प्लेटलेट्स का जाल होगा, जिसमें फिब्रिन, रेड सेल्स और डीजनरेटिंग ल्यूकोसाइट्स आपको नजर आएंगे, तो आप कहेंगे कि ये आर्टीरियल थ्रोम्बाई है। उसके बाद आ जाएगा बेटा वेनस थ्रोम्बोसिस, या इसको फ्लीबो थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, फ्लीबो थ्रोम्बोसिस भी। ठीक है ना? तो फ्लीबो थ्रोम्बोसिस इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एक्सक्लूसिव। ओके, सो विद द थ्रोम्बस फॉर्मिंग लॉन्ग ल्यूमिनल कास्ट, इसमें जो है वो लंबी लंबी ल्यूमिनल कास्ट आपको नजर आएगी। ठीक है ना? मतलब कि जो थ्रोम्बस है वो खून की नाली के अंदर लंबाई के रुख जो है वो बनेगा। दे टेंड टू कंटेन मोर इनमश्ड रेड सेल्स एंड रिलेटिवली फ्यू प्लेटलेट्स। अब जाहिर बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्टीरियल थ्रोम्बाई है या वेनस? आर्टीरियल थ्रोम्बाई की तो हमने जो खसूसियत हैं वो पढ़ ली हैं, अब हम वेनस थ्रोम्बाई की खसूसियत पढ़ते हैं। इनमें क्या होगा? इनमें वो कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, और चंद एक आपको इसमें प्लेटलेट्स भी नज़र आ सकते हैं। सो लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रेड या स्टेटिस थ्रोम्बाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको रेड या स्टेटिस थ्रोम्बाई? क्योंकि वेनस थ्रोम्बाई जो है बेटा जी, उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में रेड सेल्स होंगे, जिसकी वजह से उनका रंग जो है वो लाल हो जाएगा या रेड हो जाएगा, और थोड़ी मकदार में उनमें प्लेटलेट्स होंगे। ठीक हो गया? अब है जी तीसरी किस्म, चौथी किस्म, जिसमें पोस्टमार्टम क्लॉट्स हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि लाइंस ऑफ जहन्स जो हैं वो जो है पोस्टमार्टम क्लॉट्स में या पोस्टमार्टम थ्रोम्बोसिस में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो पोस्टमार्टम क्लॉट्स कैन समटाइम्स बी मिस्टेकनली एंटी मॉर्टम वेनस थ्रोम्बाई। बात समझ आ गई ना? कहता है कि पोस्टमार्टम वाले हम बाज़ औक़ात एंटी मॉर्टम वालों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं क्लॉट्स को। थ्रोम्बाई ऑन द हार्ट वाल्व्स और कॉल्ड द वेजिटेशंस। अब अगर हार्ट वाल्व्स के अंदर थ्रोम्बाई बने हो गए तो उनको फिर हम बेटा क्या कहेंगे? हम वेजिटेशंस कहेंगे। ठीक हो गया? तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो थ्रोम्बाई हैं उनकी लोकेशन डिफरेंट है, और उसी हिसाब से उनके जो
नाम है वो भी थोड़े से डिफरेंट है, जैसे कि आर्टीरियल थ्रोम्बाई, वेनस थ्रोम्बाई या फ्लीबो थ्रोम्बोसिस, या फिर रेड सेल्स या स्टेसिस थ्रोम्बाई, या फिर पोस्टमार्टम क्लॉट्स, या फिर वेजिटेशंस। ठीक हो गया। अब ये देखें वाइट एंड रेड थ्रोम्बाई है। वाइट थ्रोम्बाई कैसे हैं? वाइट थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से फिर रेड थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट्स या फिब्रिन रेड सेल्स भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे क्या है? ये प्लैक है। तो इस तरह से ये देखें खून की नाली है, इसमें नीचे प्लैक है, ऊपर वाइट थ्रोम्बोसिस प्लेटलेट्स हैं, और इसके साथ ही रेड थ्रोम्बोसिस फिब्रिन और रेड सेल जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आप जो है ये देख सकते हैं। इसके बाद देखें फेट ऑफ थ्रोम्बाई। फेट ऑफ थ्रोम्बाई कहते हैं, फेट किसको कहते हैं? किस्मत को, मतलब कि आखिर पे जारी बात है थ्रोम्बाई बन भी गया है, थ्रोम्बोसिस हो भी गई है, तो ये ऐसे तो खून में शामिल नहीं होता रहेगा ना, जारी बात है इसको किसी न किसी तरीके से, इसको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं लेके जाना है। तो फेट कहते हैं किस्मत को, कि आखिर पे उनके साथ क्या रवैया रखा जाएगा जो थ्रोम्बस बने हैं या थ्रोम्बाई। तो इस पे देखिए, थ्रोम्बाई अंडरगो सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 4 इवेंट्स। वो कहते हैं कि जो थ्रोम्बाई हैं वो तकरीबन ये 4 जो इवेंट्स हैं इनमें से गुजरेंगे। पहला इवेंट कौन सा है? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, ठीक हो गया। थ्रोम्बाई एक्यूमुलेट एडिशनल प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेशन में ये होगा कि जो थ्रोम्बाई है वो अपने अंदर एडिशनल प्लेटलेट्स और फिब्रिन को भी शामिल कर लेगा, ठीक हो गया ना। प्लेटलेट्स और फिब्रिन को भी थ्रोम्बाई अपने अंदर शामिल कर देगा। तो इस अमल को या इस इवेंट को हम कहते हैं प्रोपगेशन। दूसरा देखें, एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन क्या है? थ्रोम्बाई डिसलॉग एंड ट्रेवल टू द अदर टिश्यू इन द वेस्क्यूलेचर। तो एम्बुलेंस आपने देखा ही होगा। एम्बुलेंस का क्या मतलब होता है? कि किसी जगह, एम्बुलेंस का मतलब होता है मूव करने वाली चीज़, मोबाइल चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर जाए, उसको हम एम्बुलेंस बोलेंगे या एम्बुलाइजेशन इस प्रोसेस को बोलेंगे। तो वो कह रहा है कि जो थ्रोम्बाई है वो बाज़ औक़ात डिज़ोल्व हो जाएगा, या डिसलॉग का मतलब होता है कि अपनी जो असली जगह है वहाँ से उखड़ जाएगा या उतर जाएगा, और खून की नालियों के अंदर जो है ये ट्रैवल करना शुरू कर देगा और किसी दूसरी जगह पे जो है जाकर जो है चला जाएगा, ठीक है ना। अगर थ्रोम्बाई अपनी ओरिजिनल जगह से उखड़ कर किसी दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है खून के अंदर, खून की नाली के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम फिर एम्बोलाइजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। तीसरा देखें जी, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आपको पता है हल होने को कहते हैं। डिसोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। जाहिर बात है बेटा जो है थ्रोम्बाई उसमें फिब्रिन क्लॉट बना हुआ है, तो अगर फिब्रिन क्लॉट जो है वो उसकी लाइसिस हो जाती है, मतलब वो टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है फिब्रिन, तो फिब्रिन जो है अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो जारी बात है फिब्रिनोलाइसिस हम उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि बाज़ औक़ात जो है थ्रोम्बाई उसमें फिब्रिनोलाइसिस भी हो सकती है, ठीक है ना, विच लीड्स टू द रैपिड श्रिंकेज। इससे क्या होगा, जो थ्रोम्बाई बनेगा अगर उसमें फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगी तो वो बहुत ही जल्दी से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टोटली डिसअपेरेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो मुकम्मल तौर पे आपको नजर आना बंद हो जाएगा। पहले सिकुड़ेगा फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। द एक्सटेंसिव फिब्रिन डेपोजिशन एंड क्रॉस लिंकिंग इन द ओल्डर थ्रोम्बाई रेंडर्स, ठीक है ना, द मोर रेजिस्टेंट टू लाइसिस। वो कहता है कि एक्सटेंसिव फिब्रिन डेपोजिशन अगर हो जाएगी और क्रॉस लिंक जो बन जाएंगे पुराने थ्रोम्बाई के अंदर, वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट बनाएंगे, मतलब कि अगर उनमें एक्सेसिव फिब्रिन डेपोजिशन या क्रॉस लिंक बन जाएंगे तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनके अंदर लाइसिस जो है वो कम होगी। बात समझ आ गई ना? लाइसिस की कमी की वजह कौन बनेगी? एक्सटेंसिव फिब्रिन डेपोजिशन और क्रॉस लिंकिंग, ठीक है जी। आखिर पे है ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, रिकैनालाइजेशन। अच्छा, ओल्डर जो थ्रोम्बाई होंगे विच बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इन ग्रोथ ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है ना, ओल्डर थ्रोम्बाई जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे एंडोथेलियल सेल्स की इन ग्रोथ के जरिए, स्मूथ मसल्स के जरिए और फाइब्रोब्लास्ट के जरिए, ठीक है ना। ओल्डर थ्रोम्बाई बिकम ऑर्गेनाइज्ड बाय इन ग्रोथ ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक हो गया। कैपिलरी चैनल्स इवेंचुअली फॉर्म,
दैट री एस्टेब्लिश द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ओरिजिनल ल्यूमन। कैपिलरी चैनल जो हैं वो अचानक से बन जाएंगे और वो दोबारा क्या करेंगे कि जो ल्यूमन की जो कॉन्टीन्यूटी है, ओरिजिनल कॉन्टीन्यूटी, उसको दोबारा री एस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में क्या होगा, कॉन्टीन्यूड रिकैनलाइजेशन में कन्वर्ट अ थ्रोम्बस इनटू अ स्मॉलर मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड टू द वेसल वॉल। वो कहते हैं कि कॉन्टीन्यूड रिकैनलाइजेशन में कन्वर्ट द थ्रोम्बस इनटू द स्मॉलर मैस। अगर कॉन्टीन्यूसली उसकी रिकैनलाइजेशन हो रही है थ्रोम्बस मैस की, तो वो उसको एक थ्रोम्बस मैस के अंदर छोटे से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, जो कि बाद में जो है ब्लड वेसल के अंदर या वेसल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा कि विद रीमॉडलिंग, जाहिर बात है बेटा, देखिए रीमॉडलिंग हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्लॉट बनता है किसी जगह पे, तो जब वो पूरा क्लॉट बन जाएगा तो आखिर पे उसकी जो सफाई है, मतलब जो एक्स्ट्रा नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा क्लॉट बना हुआ है, उसको सफाई को हम कहते हैं रीमॉडलिंग, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर प्लस्तर करता है तो मिस्त्री प्लस्तर करने से पहले काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा सीमेंट लगा देता है दीवार पे, लेकिन जब वो फटी फेरता है, सब सारे प्लस्तर को बराबर करता है, तो जहाँ पे प्लस्तर कम होता है वहाँ पे वो और सीमेंट लगाता है और जहाँ पर ज़्यादा प्लस्तर होता है वहाँ से वो उखाड़ देता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से रीमॉडलिंग है। तो इवेंचुअली विद रीमॉडलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेनकाइमल एलिमेंट्स, तो इसी तरह से रीमॉडलिंग और मेसेनकाइमल एलिमेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ओनली अ fibrous lamp may remain to mark the original thrombosis। तो सिर्फ और सिर्फ जो फिब्रिन लैंप्स हैं वही रहेंगे ओरिजिनल थ्रोम्बोसिस के लिए, ठीक है ना। ओनली द fibrous lamp may remain to mark the original thrombosis। तो ओरिजिनल थ्रोम्बोसिस सिर्फ fibrous lamp ही होंगे। इसी तरह से बेटा जो प्रोपगेशन है, इसमें थोड़ी सी तस्वीर देखें प्रोपगेशन है, ठीक है ना। एम्बोलाई फॉर्मेशन है, फॉरेन बॉडी फ्लोटिंग इन द ब्लड सेल, ठीक है ना। ये देखें, इसमें तस्वीर में आपको नज़र आएगा, ये आपको प्रोपगेशन नज़र आ रही है, यहाँ पे ये फॉरेन बॉडी बन गई है। अब ये देखें, ये अपनी असली जगह से और जगह पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम एम्बुलस बोलेंगे। सो इसके बाद एब्सेशन है, वेयर द पायोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट। अगर पायोजेनिक या पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है, तो इसके अंदर एब्सेशन भी हो सकती है, एब्सेस प्रोडक्शन भी हो सकती है। आखिर पे क्या है, डिसोल्यूशन है बाय द फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी। तो अगर फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी हो जाएगी तो जो थ्रोम्बस बना है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तरतीब देने को, और रिकैनलाइजेशन से मुराद है कि जो है ब्लड वेसल के अंदर जो है दोबारा से उसको लाइन जो है उसमें लेके आना, रिकैनलाइजेशन जो है उसको करना, ठीक है ना। और आखिर पे क्या है, कैल्सिफिकेशन। अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगी थ्रोम्बोसिस के अंदर तो वो एक हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये थे बेटा आपके फेट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स को। क्लिनिकल फीचर जो है वो जरा देखें जो है थ्रोम्बोसिस के, वो क्या है। थ्रोम्बाई कम टू द क्लिनिकल अटेंशन व्हेन दे obstruct the arteries or veins or give rise to the emboli। वो कहते हैं कि नॉर्मली थ्रोम्बोसिस जो है वो थ्रोम्बाई बना रहेगा, लेकिन क्लिनिकली कब इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली उस वक्त इम्पोर्टेंट होगा जब वो थ्रोम्बाई क्या करेगा, या तो आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा या वेन्स को ब्लॉक कर देगा, या फिर अपनी असली जगह से उखड़ कर दूसरी जगह पे मूव करना शुरू कर देगा, जिसको हम एम्बोलाई कहेंगे। फिर हम उसको थ्रोम्बाई नहीं कहेंगे। तो अगर आपको कोई थ्रोम्बाई और एम्बोलाई का फर्क पूछे तो आपने कहना है कि थ्रोम्बाई जो है वो ब्लड क्लॉट है इनसाइड द ब्लड वेसल, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल जगह से ट्रैवल नहीं करता, उसी जगह पे पड़ा रहता है, अटैच रहता है। लेकिन जो एम्बोलाई है वो भी ब्लड क्लॉट, लेकिन वो क्या है कि अपनी ओरिजिनल जगह से ट्रैवल करके खून की नालियों में तैरता फिरेगा, जहां उसका दिल करेगा वहां जाकर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम एम्बोलाई बोलते हैं। तो मोस्ट वेनस थ्रोम्बाई अकर इन द सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बाई, देखें डीवीटी भी उसको कहते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बाई भी कहते हैं, वीटी भी कहते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस, इसको हम फ्लैबो थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। तो मोस्ट वेनस थ्रोम्बाई अकर इन द सुपरफिशियल और डीप वेन्स ऑफ द लेग्स। वो कहता है कि मोस्टली जो थ्रोम्बोसिस है वेन्स के अंदर वो या तो सुपरफिशियल लेयर में होंगे या फिर डीप होंगे, ठीक है ना। तो सुपरफिशियली वेनस थ्रोम्बाई टिपिकली अकर इन द
सेफिनोस, ठीक है ना, सेफिनोस वेन्स। तो सेफिनोस वेन्स जो हैं उनमें वो मोस्टली जो थ्रोम्बस बनेगा वो कौन सा होगा, बट डीप वाला नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बाई होगा सेफिनोस वेन्स के अंदर। सच थ्रोम्बाई, इस तरह के जो सेफिनोस वेन्स वाले थ्रोम्बाई हैं जो सुपरफिशियल हैं, वो क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि सच थ्रोम्बाई कैन काज द लोकल कंजेशन। इस तरह के जो सुपरफिशियल थ्रोम्बाई होंगे वो क्या करेंगे, उनकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उनमें लोकल कंजेशन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है ना, पेन होगा, टेंडरनेस, हार्डनिंग को कहते हैं, और रेयरली वो कहते हैं कि वो मोबिलाइज करेंगे, ठीक है ना, इमोबिलाइज। तो जो वेनस थ्रोम्बाई हैं जो सुपरफिशियल लेयर में बनेंगे उनके बारे में हमने देखा है, वो ज़्यादातर किस में बनते हैं, सेफिनस वेन्स के अंदर बनते हैं। और क्लिनिकल फीचर्स उनके क्या होंगे, लोकल कंजेशन होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, और बहुत ही कम है कि वो एम्बुलाइज कर जाएं। उसके बाद देखें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी एक दूसरी किस्म है। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स वन ऑफ द लार्ज लेग वेन्स। तो ये लेग की जो सबसे बड़ी जो वेन्स हैं उनको ये अपने अंदर शामिल करता है। इट इज़ मोस्ट सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। क्यों सीरियस है, बिकॉज सच थ्रोम्बाई मोर ऑफन एम्बोलाइज टू द लंग्स। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है क्योंकि इस तरह के जो थ्रोम्बाई हैं वो आम तौर पे एम्बुलाइज कर जाते हैं, मतलब ट्रैवल कर जाते हैं। कहाँ पर ट्रैवल कर जाएंगे, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जो है ट्रैवल करके वो पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है उसको जन्म देंगे। ठीक हो गया। तो लेग्स के अंदर जो डीप वेनस थ्रोम्बाई बनेगा वो कहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक है, क्योंकि वो एम्बुलाइज कर जाएगा पल्मोनरी या लंग्स के अंदर, और वहाँ पर जाके पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है वो करवाएगा। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस आर एसिम्प्टोमेटिक, नॉर्मली 50% वो कह रहे हैं कि अफेक्टेड लोगों में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे, एंड आर रिकग्नाइज, हम कैसे इनको पहचानेंगे, आफ्टर एम्बुलाइजेशन। अगर डीवीटी बना हुआ है और वो अपनी असली जगह से नहीं ट्रैवल किया, उसने वहीं पर पड़ा हुआ है, तो 50% लोग ऐसे होंगे जिनका हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें डीवीटी बना हुआ है या नहीं। किस वक्त पता चलेगा, जब वो डीवीटी जो है उसमें जो थ्रोम्बाई है वो इमोबिलाइजेशन होगी उसके, मतलब कि वो अपनी जगह से जब मूव करेगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डीवीटी बना हुआ है। अच्छा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ देखें। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ बेटा किसको कहते हैं, टांगों को, मोस्टली आपके जो घुटने हैं जिसको गोडे कहते हैं उनसे नीचे, ठीक है ना, नीचे अगर ये बनेगा तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ डीवीटी आर ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपर कोआगुलेशन या हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का डीवीटी है वो आमतौर वो कहता है कि किसकी वजह से बनेगा, हाइपर कोआगुलेशन। मैंने आपको कल हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जो ट्रायड था उसमें हमने 3 वजूहात पढ़ी थी। तो उसमें एक वजह ये भी थी कि हाइपर कोआगुलेबिलिटी थी, ठीक है ना। तो अगर हाइपर कोआगुलेबिलिटी स्टेट्स चली जाएगी या बन जाएगी तो उसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ डीवीटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर देखें फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जो फैक्टर जो इमोबिलाइजेशन है जिसमें डीवीटी है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको जन्म देते हैं या इसके होने का सबब बनते हैं। तो उसमें बेड रेस्ट है, इमोबिलाइजेशन है, ठीक है ना, बिकॉज दे रिड्यूस द मिल्किंग एक्शन ऑफ द लेग्स मसल्स रिजल्टिंग इन द स्ट्रेसिस एंड कंजेस्टिव हर्ट्स। तो देखें बेटा, वो शख्स जो ज़्यादातर लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसके मसल्स भी काम करना छोड़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर चांसेस हैं कि उनमें जो है थ्रोम्बस जो है फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। तो प्रोकोआगुलेंट रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड टिश्यू। प्रोकोआगुलेंट क्या है कि कोआगुलेशन से पहले जो चीज़ रिलीज होती है उसको हम प्रोकोआगुलेंट कहते हैं। कहाँ से रिलीज होती है ये बेटा, जो है टिश्यू जहाँ पर इंजर्ड होगा, जाहिर बात है बेटा, जहाँ पर इंजरी होगी, टिश्यू को जख्म लगेगा, वहाँ पर प्रोकोआगुलेंट जो है वो रिलीज होंगे। प्रोकोआगुलेंट्स क्या करेंगे कि जो रेड ब्लड सेल अपना प्लेटलेट्स हैं उनको भी अपनी तरफ खींचेंगे, माइक्रोफेजेस को भी खींचेंगे, ठीक है ना, और मैशवर्क बना देंगे, क्लॉट बना देंगे, फिब्रिन को, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो प्रोकोआगुलेंट्स हैं जो कि इंजर्ड सेल या इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होंगे वो इंक्रीज्ड हेपेटिक सिंथेसिस करवा देंगे कोआगुलेशन फैक्टर्स की। और जैसे ही इंक्रीज्ड हेपेटिक सिंथेसिस होगी कोआगुलेशन फैक्टर्स की, तो उसके साथ क्या होगा, इसके साथ एक और चीज़ भी करवाएंगे कि जो टी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना।
TPA की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और प्रोकोगुलेंट जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है हेपेटिक सिंथेसिस करवाएंगे किसकी, कोआगुलेशन फैक्टर्स की। उसके बाद देखें थ्रोम्बस से या ट्यूमर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड कोआगुलेशन फैक्टर्स लाइक टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 8 है, तो ये भी वो कहते हैं एज वेल एज प्रोकोआगुलेंट जो हैं ये भी जो है इन्फ्लेमेशन और कोआगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। रिलीज फ्रॉम द ट्यूमर सेल कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। वो कहता है कि अगर ट्यूमर सेल से जो है उनसे जो रिलीज़ होगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो हो सके, या फिर इन डेमिनिश्ड कैंसर या वो कैंसर जो कि ख़त्म हो चुके हैं, सो कॉल्ड द माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है ना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द ट्रोज़ा सिंड्रोम, ठीक है ना, ट्रोज़ा सिंड्रोम। तो वो कह रहा है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं उनमें ये इंक्रीज रिस्क होगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, या फिर डिमिनिश्ड जो कैंसर्स हैं उनमें जो है उनको हम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या उनको हम ट्रोज़ो सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब देखें डीवीटी हाई रिस्क इन द क्रिटिकल केयर एंड स्पाइनल इंजरी में पेशेंट को 60 से 80% रिस्क होगा। पोस्ट ऑर्थो प्रोसीजर में 40 to 60% चांस होगा और पोस्ट जनरल सर्जरी ऑब्स्टेरिक्स में 15 to 14% चांस होगा कि डीवीटी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वेरिएबल है, वो कहता है कि जो यूरोलॉजिकल केसेस हैं उनमें ये डिफरेंट हो सकता है। तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या डीवीटी को देखें कि ये जो नॉर्मल आपकी लेग है उसमें जो डीप लेग है, जारी बात मैंने अभी आपसे कहा कि घुटने से नीचे ये ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। उनमें ये देखें पहले क्या था कि ये नॉर्मल ब्लड फ्लो करवा रहा था, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये नॉर्मली ब्लड जो है ये फ्लो कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये रेड ब्लड सेल यहाँ पर डेपोजिशन होना शुरू हो गया, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो गया। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यहाँ से उखड़ कर दोबारा एम्बुलस बन गया है, मतलब कि अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर अब ये ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ये किसी भी जगह जाकर डिपॉजिट हो सकता है। ये बेटा तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं डीवीटी है, इसके घुटने से नीचे जो है वो थ्रोम्बोसिस जो है वो हुई है, खून जो है वो जमा हुआ। अब हम देखते हैं कि वो लोग जो ज़्यादातर जो है रिस्क पे हैं, मतलब कि वेनस थ्रोम्बस एम्बुलाई या वेनस थ्रोम्बस एम्बुलस के जो रिस्क पे हैं VTE पे, वो कौन से हैं। इनमें मेडिकल प्रोफेशन देखें कि अगर मोबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है ग्रेटर दैन 3 डेज़ के अंदर, तो फिर उनमें चांसेस हैं कि ये बन सकता है। या फिर इफ़ एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन गोइंग रिड्यूस्ड मोबिलिटी रिलेटिव टू द नॉर्मल स्टेट प्लस एनी VTE रिस्क फैक्टर्स, तो इसमें भी वही है कि अगर एक्सपेक्टेड ऑन गोइंग आपकी जो मोबिलिटी है वो कम है रिलेटिव टू द नॉर्मल स्टेट प्लस एनी VTE या रिस्क फैक्टर, तो भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं मेडिकल पेशेंट्स में। फिर है सर्जिकल पेशेंट्स और पेशेंट्स विद ट्रॉमा, उनमें देखें अगर टोटल एनेस्थेटिक और सर्जिकल टाइम जो है वो 90 मिनट से ज़्यादा हो जाए, या अगर सर्जरी पेल्विस की हो, लोअर लिम्ब की हो और टोटल एनेस्थेटिक और सर्जिकल टाइम आपका 60 से ज़्यादा मिनट्स हो जाए, या अगर एक्यूट सर्जिकल एडमिशन हो वो इन्फ्लेमेशन के साथ या इंट्रा अब्डोमिनल कंडीशन के साथ हो, या अगर एक्सपेक्टेड हो हम कि हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन है मोबिलिटी में या VTE रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्जिकल पेशेंट्स और जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं उनमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या VTE या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस बनने का। फिर है VTE रिस्क फैक्टर कौन से हैं, एक्टिव कैंसर या कैंसर ट्रीटमेंट में एज जिनकी 60 साल से ज़्यादा होगी, क्रिटिकल केयर एडमिशंस वाले, डिहाइड्रेशन वाले, जो नॉन थ्रोम्बोफिलिन्स होंगे, ओबेसिटी बड़े मोटे लोग जिनमें BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, या वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मेडिकल कॉम्बिनेशन जैसा कि हार्ट डिजीज़ है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन या रिस्पिरेटरी पैथोजेनेसिस हैं, या एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, तो इनमें भी ये चांस जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। पर्सनल हिस्ट्री या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद द हिस्ट्री ऑफ VTE, ठीक है ना, ये होगा। यूज़ वो कहते हैं कि HRT, यूज़ एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव थेरापी और वेरिकोज वेनस विद फ्लेबाइटिस, ठीक है ना। तो ये रिस्क फैक्टर हैं, इसमें मेडिकल पेशेंट्स देखे हैं हमने, सर्जरी वाले देखे हैं और VTE रिस्क फैक्टर जो है वो देखें। उसके बाद देखें आर्टीरियल और कार्डियक थ्रोम्बाई देखें। एथेरोस्क्लेरोसिस देखें बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस का आपको पता है कि खून की नाली में अगर जो फैट है वो डेपोजिशन हो जाएगी उसकी, तो खून की नाली
इसके अंदर रुकावट भी बनेगी और इसके अलावा ब्लड फ्लो को भी कम करवाएगी। तो अथीरोस्क्लेरोसिस इज़ द मेजर काज ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। वो कहता है कि आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का ये सबसे बड़ी वजह है, एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एंडोथेलियल इंटीग्रिटी, और इसमें जो एंडोथेलियल इंटीग्रिटी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी विद अबनॉर्मल ब्लड फ्लो, और जो आपका ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, अबनॉर्मल होगा। मायोकार्डियल इंफेक्शन कैन प्रीडिस्पोज द कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई बाय काजिंग द डिस्काइनेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड एंडोकार्डियल इंजरी। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन में वो कहता है कि ये पहले से पेशेंट को ही कर सकता है, प्रीडिस्पोज कर सकता है कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई को, कैसे, डिस्काइनेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या मायोकार्डियल इंजरी की वजह से। फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, इसमें देखें ये भी वो कह रहा है कि आर्टीरियल म्यूरल थ्रोम्बाई करवा सकता है, कैसे, आर्टीरियल डायलेशन करवा के और फिब्रिलेशन के जरिए, ठीक हो गया। बोथ कार्डिक एंड आर्टीरियल या आयोटिक म्यूरल थ्रोम्बाई आर प्रोन टू द एम्बोलाइजेशन। वो कह रहा है कि दोनों आर्टीरियल थ्रोम्बाई हो या आयोटिक हो या फिर कार्डिक हो, ये दोनों जनाब साहब जो है ना वो एम्बोलाइजेशन के अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के बड़े शौकीन हैं ये वाले ना। अगरचे वो कहता है कि एनी टिश्यू कैन बी अफेक्टेड, कोई भी टिश्यू जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जो ब्रेन है, किडनीज है और स्प्लीन है, ये ख़ास तौर पे वो कहता है कि टारगेट सेल जो हैं ये ख़ास तौर पे वो कह रहा है कि जो है इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक हो गया। आर्टीरियल कार्डिक थ्रोम्बोसिस में ये देखें, ये कार्डिक थ्रोम्बाई आपको नज़र आ रहा है, इसमें दिल है, दिल में ये देखें कि जो मेशवर्क है प्लेटलेट्स का वो बन गया, आरबीसीज को उन्होंने ट्रैप कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा जो है क्लॉट सा बन जाएगा। देखें म्यूरल थ्रोम्बाई, देखें ए वाली पिक्चर में देखें यहाँ पर ये हार्ट वेल्व है, यहाँ पर बने हुए देखें थ्रोम्बाई इन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर एपिसिस, ठीक है ना, एरो हेड से वो जाहिर कर रहा है। वाइट फाइब्रस स्कैर जो है आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ये देखें वाइट फाइब्रस स्कैर ये वाला। बी में क्या है, लैमिनेटेड थ्रोम्बस इन डायलेटेड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, ये एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म की वजह से बना है। डोनेटेड इसको किससे डिनोट किया गया है, एसी एस्टेरिक्स, ठीक है ना, ये जो हैश का निशान है इससे। ये क्या है, ये है बेटा अपना मतलब लैमिनेटेड थ्रोम्बस इन डीप डायलेटेड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। और देखें वो कह के न्यूमरस फ्राइबल म्यूरल थ्रोम्बाई आर आल्सो सुपर इम्पोज्ड ऑन एडवांस्ड थेराप्यूटिक लेयंस आर मोर प्रोक्सिमल एओर्टा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी जो आपका थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस है, उसका हम दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आज हमने जो है बेटा थ्रोम्बोसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें बेटा हमने उसकी जो मार्फोलॉजी है उसको डिस्कस किया है, जिसमें हमने आर्टीरियल थ्रोम्बाई देखा है, वेनस थ्रोम्बाई देखे हैं, रेड स्टेसिस या थ्रोम्बाई पोस्टमार्टम क्लॉट्स को देता है और वेजिटेशंस को देखा है। हमने फैट में ही देखा है, जिसके आगे फिर 4 स्टेप्स हैं, प्रोपगेशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन है, ठीक है ना, तो ये सारी की चीज़ें, और आखिर पे ऑर्गेनाइजेशन और रिकैनलाइजेशन, तो इस चीज़ को भी हमने आज डिस्कस किया। फिर ये फैट है, फैट के साथ आपको तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है कि जो है जब वो अब्स्ट्रक्ट करेंगे आर्टीरियल या वेन्स के साथ तो आपको जो है एम्बोलाई नज़र आएगा। वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, VTE भी कहते हैं इसको, DVT भी कहते हैं। ये मोस्टली जो है थ्रोम्बाई जो कि सुपरफिशियल लेयर्स में भी हो सकता है और डीप में भी हो सकता है, ठीक है ना। डीप लेयर वाला को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कैसे होता है, ये इसकी स्टेजेस हैं। ये देखें कैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस आया, फिर एम्बोलिज्म बन गया, ये बेटा इस तरह से तस्वीर होगी। फिर हमने देखे कि वो मरीज़ जो ज़्यादा रिस्क पे, उनमें कौन से मेडिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, सर्जिकल पेशेंट भी हो सकते हैं, या फिर VTE रिस्क फैक्टर जो हैं वो भी हो सकते हैं। आर्टीरियल कार्डिक थ्रोम्बाई के अंदर जो है आपने देखा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है ये भी प्रीडिस्पोज करता है, रिमाटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये भी इसको जो है प्रीडिस्पोज करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। तब तो आपका जो थ्रोम्बोसिस है वो ख़त्म हो गया पार्ट 2 के ज़रिए। तो नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।